हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल पर। आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर समकालीन विश्व में सुरक्षा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है उसको लेकर चलेंगे। और उस क्लास को करने से पहले उस पूरी क्लास को हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। इस चार्ट को अगर आप समझ गए तो पूरी क्लास समझने की जरूरत नहीं है। तो पहले इस चार्ट पर ही हम ज्यादा फोकस करेंगे, समय देंगे, और उसके बाद में जो है हम आगे उसको लाइन बाय लाइन अगर समझने की आवश्यकता जहां होगी वहां समझेंगे। टेंशन मत लीजिए, मैं जहां दिख रहा हूं वहां भी मैं समय आने पर अभी हट जाऊंगा, ठीक है। इसलिए आप पहले इस चार्ट को एक बार अच्छे से समझिए, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते अपनी क्लास को। तो देखिए, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा होता क्या है, सुरक्षा का अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का अर्थ अगर हम कहें कि खतरों से आजादी, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, है ना। खतरों से आजादी, ठीक है। ये देखिए, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। इसका अर्थ हुआ खतरों से आजादी। कौन से खतरे, खतरे कौन से, या उसके मूल्य क्या है, केंद्रीय मूल्य क्या है। तो दो तरह के खतरे हैं, राज्य के खतरा, ठीक, और दूसरा मानवता का खतरा, ठीक है। क्लियर है। इन दोनों के लिए जो खतरों से आजादी वही सुरक्षा है, ठीक। तो दो खतरों के आधार पर या कहें सुरक्षा के आधार पर इनको दो तरह से बांटा जा सकता है आगे। एक हो गया पारंपरिक सुरक्षा और एक हो गया अपारंपरिक सुरक्षा, ठीक है। इसे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कह सकते हैं, इसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम नवीन सुरक्षा भी कह सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें पारंपरिक सुरक्षा में किसको जरूरत है, किसको सुरक्षा की जरूरत है और किससे, और तरीका क्या रहेगा। तो देखिए, पारंपरिक सुरक्षा में राज्य को सुरक्षा की आवश्यकता है। किसको है, राज्य को, ठीक। पारंपरिक, ये एक विचारधारा है जो पारंपरिक सुरक्षा की बात कर रहा है, ठीक है। ऐसे चलिए, इसको दो भागों में बांटने का जो काम हो रहा है विचारधारा, कि एक विचारधारा पारंपरिक सुरक्षा को मान रहा है और एक जो है अपारंपरिक को मान रहा है, या कहें कि पुराने तरीके से जो मान रहे थे वो पारंपरिक है। वर्तमान में चूंकि समय बदला है, काफी चीजें बदली हैं, तो अपारंपरिक या नवीन जो सुरक्षा की धारणा उत्पन्न हुई है वो ये है, ठीक। तो पहले किसको सुरक्षा चाहिए थी, राज्य को। किससे, तो सेना से, अपने सेना से नहीं, दूसरे सेना, दूसरे देश कह सकते हैं हम यहाँ पर, दूसरे देश से उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। क्योंकि भैया, साम्राज्यवाद जब दूसरे देश पर अपने आप में मिलाने की जब नीति कोई भी देश अपनाएगा, चाहे वर्तमान में भी अगर देखें चीन करता है ये काम, तो वो कहीं ना कहीं सेना के माध्यम से करेगा। और उसका फिर तरीका क्या है, तो उसका ऑप्शन भी वही है, किस तरह से सुरक्षा किया जाए, सुरक्षा का तरीका, तो सेना, ठीक। इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। बाहरी सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा में अगर आप देखेंगे तो बाहरी सुरक्षा में वही है कि भैया राज्य को सुरक्षा चाहिए, आंतरिक में भी राज्य को सुरक्षा चाहिए, लेकिन बाहरी में बाहर दूसरा देश करेगा, ठीक है। दूसरा देश, हमने क्या कहा, दूसरा देश जो है आप उससे सुरक्षा चाहिए सेना के माध्यम से। आंतरिक सुरक्षा, अंदर के देश के लोग ही अलगाववाद की बात करेंगे कि हमको अलग राज्य बना दो, हमको अलग देश बना दो, हमको उस देश में मिला दो, हम के यहाँ के हैं ही नहीं, हमारी बोली अलग है, हमारी भाषा अलग है, हम अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे। तो इससे भी तो राज्य की सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ये आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है। क्लियर। बात करें नवीन सुरक्षा के मामले में, अगर कि वर्तमान की स्थिति से देखा जाए, तो नवीन सुरक्षा या अपारंपरिक सुरक्षा में किसको खतरा है, तो मानवता को। मानवता, अब इसके अंदर मानवता में कई सारी चीजें आ सकती हैं कि भैया कहीं प्राकृतिक आपदा आ गया तो भी मानवता को खतरा है, महामारी फैल गया तो भी मानवता को खतरा है, गरीबी ज्यादा हो रही है, निर्धनता ज्यादा फैल रहा है तो भी मानवता को खतरा है। कई सारी चीजें हो सकती हैं जो मानवता के खतरे में आ सकती हैं, ठीक है। और इसमें किससे सुरक्षा, तो अन्य खतरे हैं, ठीक है। किससे सुरक्षा ये फिक्स नहीं है। अब प्राकृतिक वहां फिक्स है कि दूसरा देश ही करेगा, यहाँ फिक्स नहीं है। यहाँ आप महामारी का भी खतरा हो सकता है, भूकंप आ जा रहा है, कहीं पर सुनामी आ जा रही है, तो प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं, ठीक है। इसमें आप अन्य तरह से भी खतरे भी शामिल कर सकते हैं, जो कि अभी तत्कालिक रूप से घटित होते हैं, जो नए तरीके रहते हैं वो अन्य खतरे के रूप में आते हैं। सुरक्षा का तरीका, तो उनका भी नया तरीका ही रहेगा। अब महामारी के लिए तो हम, जैसे मान लीजिए कोरोना फैला तो वैक्सीन बनाया, अब उस वैक्सीन को लेकर आप जब, अगर कहीं सुनामी आया था हाल में जापान में, तो नहीं ना लेके वैक्सीन पहुंच जाएंगे कि लाओ भैया वैक्सीन लगा दे। नहीं, जिस हिसाब से खतरा है उस हिसाब से जो है अब इसका तरीका रहता है। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। जो नवीन खतरे हैं उसमें, एक मानवता की सुरक्षा, मानवता वाला हमने बताया। वैश्विक सुरक्षा, तो वैश्विक सुरक्षा में हमने बताया जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, पृथ्वी पर लोड बढ़ेगा, निर्धनता गरीबी ज्यादा बढ़ रही है, भूखमरी ज्यादा हो रही है तो भी दिक्कत है। कई सारी इसमें वैश्विक सुरक्षा। फिर आपका क्या कहते हैं, इसमें वैश्विक ताप वृद्धि होती है जिसे हम कहते हैं ना, तो वो भी इसके लिए जो है कि बहुत ज्यादा इसी पॉइंट में आता है। क्लियर है। चलिए, ये तो रहे। आपने इस, अगर हम इसको क्लियर करते हैं एक बार, आप इसको अगर बनाना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अपने अगले पेज की तरफ।
हमने बताया कि पारंपरिक उसमें जो है पारंपरिक की हम बात कर रहे थे। आप देखिए यहाँ पर पारंपरिक खतरे में, तो पारंपरिक खतरों में आपने देखा कि बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा थी, राज्य से सुरक्षा थी, यानी कि वो आक्रमण करेगा। तो आक्रमण के समय आपके पास क्या-क्या ऑप्शन रहेगा? तो आक्रमण के समय आपके पास रहेगा आत्मसमर्पण कर देना, संकेत देना। संकेत देना कि मतलब उसको संकेत देना, उसको उसके मन में इस प्रकार से वहम क्रिएट कर देना, कितना मतलब एक मूवी का डायलॉग है ना, कितना बम मारेंगे कि धुआं-धुआं हो जाएगा। तो वही है कि उसको इतना संकेत दे देना कि तुम्हारा इतना हम नुकसान कर देंगे कि तुमको पता ही नहीं लगेगा। इस तरह से संकेत देना ताकि वो डर जाए, ठीक है? एक तरह से डर जाए। ये इंडियन आर्मी या कहें कि हर आर्मी में ये कहीं न कहीं ये यूज़ होता है, ठीक है? कि इसको जो है आप उसको डरा दीजिए, उसके मन में डर पैदा कर दीजिए, तो वो खुद ब खुद युद्ध नहीं करेगा, ठीक है? रक्षा करना, आप अपना बचाव कीजिए। अच्छा, सुरक्षा नीति की बात की जाए कि पारंपरिक की बात हो रही है, ये पॉइंट ये दोनों पारंपरिक से संबंधित है। तो देखिए अगर सुरक्षा नीति की बात की जाए तो अवरोध है, रक्षा है। आप रक्षा करिए। शक्ति संतुलन क्या है कि कुछ देश मिलकर, ठीक है, मतलब कुछ कमजोर देश मिलकर अगर आपस में शक्ति बनाते हैं एक पावरफुल उसके लड़ने के लिए, तो ये शक्ति को बराबर करने का काम होता है। यही शक्ति संतुलन है, ठीक है? ये छोटे-छोटे देश आपस में मिलकर एक गठन वो करने का प्रयास करते हैं ताकि शक्ति बनी रहे, ठीक है? गठबंधन यहाँ पर भी सेम है कि छोटे-छोटे देश मिलकर जो है, अब चाहे नाटो ले लीजिए या कुछ और भी जो ऐसे वार्सा पैक्ट वगैरह था, ठीक है? ये लोग मेन इनका उद्देश्य ही रहता था कि भैया कोई आक्रमण करेगा तो हम लोग सब मिलकर एक साथ मारेंगे। शक्ति संतुलन में एक ये भी चीज़ रख सकते हैं कि पावर का जो वो है बराबर रहे, उसके लिए आप अपने आप को इसी हद तक बढ़ाइए, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे आप डिफेंस के मामले में हो, ताकि शक्ति बराबर रूप से हो रहा है, ठीक है? इसको हम लोग आगे समझेंगे। नए खतरे में बात की जाए तो हमने बताया नए खतरे में क्या है, आतंकवाद है, वैश्विक निर्धनता है, मानवाधिकार है, वैश्विक तापन है, ठीक है? और ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको, और महामारी वगैरह है, ठीक है? ये और इसका तरीका क्या होगा, तो विश्वास बहाली। अब विश्वास बहाली करके ही आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है? बाकी देशों से हम सपोर्ट मांग रहे हैं आतंकवाद के लिए कि पाकिस्तान का विरोध हो, बाकी देश विश्वास नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान हम लोगों का साथ नहीं दे रहे हैं, हम पर पाकिस्तान पर विश्वास। पहले विश्वास अति आवश्यक है, विश्वास बहाली करनी पड़ेगी। अस्त्र नियंत्रण जरूरी है और निशस्त्रीकरण, ये हम लोग आगे चल के देखते हैं। तो चलिए, जो हमने आपको चार्ट के माध्यम से ये समझाया, इस चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया और पूरी कहानी अभी यहीं पर रहेगी, इसी के इर्द-गिर्द घूमेगी। तो चलते हैं अपने अगले उस पर, पेज पर। देखिए, सुरक्षा का हमने आपको बता दिया है कि सुरक्षा का मतलब कई खतरों से बचाव। ये लैटिन भाषा के सेक्युरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ चिंता से मुक्ति होती है। तो चिंता से मुक्ति भी हो सकता है, फ्रीडम फ्रॉम एंग्जाइटी या खतरों से बचाव, ठीक? खतरों से आजादी, बुनियादी अर्थ ये रखो, खतरों से आजादी। हमने आपको बताया है कि दो धारणा में बांटा है हमने इसको, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक में हमने वही बताया कि दूसरा देश दूसरे देश पर खतरा बनेगा, दूसरा मुल्क है ना, पहले देश पर खतरा बनेगा भैया, इसके किस क्या-क्या इससे दिक्कत होगी, स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, संप्रभुता का नाश हो जाएगा, अखंडता वो हो जाएगा भैया, सबके लिए खतरा पैदा कर देगा। पारंपरिक में हमने आपको साफ डायग्राम के माध्यम से समझा दिया। उनके पास विकल्प क्या है ये भी हम आपको बता चुके हैं। आत्मसमर्पण करना, इस हद तक बढ़ाने का संकेत देना, नाश का, हमने कहा ना इतना बम मारेंगे, वही वाला है। उसकी वजह से अपनी रक्षा करना या हमलावर को पराजित कर देना, ये एक ऑप्शन हमने बताया आपको। तत्व क्या, अवरोध, युद्ध की आशंका को रोकना, ठीक है, कि युद्ध ही ना हो, अवरोध यानी डिटरेंस, रक्षा करना, युद्ध को सीमित करना, भैया अपने बचाव कर रहे हैं, ठीक। शक्ति संतुलन में हमने अपने बताया कि शक्ति संतुलन के लिए देश अपनी सैन्य क्षमता को दूसरे देशों के अनुसार बढ़ाते हैं, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत को बढ़ाते हैं, ठीक है। यही हमने बताया कि छोटा सा देश है, कोई भी देश है, अपने आप को इतना बड़ा बनाए कि बाकी देश के बराबर वो हो जाए, ठीक है। यही शक्ति संतुलन। अगर शक्ति संतुलन के डिटेल में भी अगर पढ़ना आप आगे सीनियर क्लासेस में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि शक्ति संतुलन इससे कहीं ज्यादा व्यापक अर्थ लिए हुए है, ठीक है। गठबंधन बनाना की बात की जाए अगर, तो हमने आपको बता दिया कि कई सारे सैन्य गठबंधन बनाए जाते हैं सैन्य हमलों को रोकने के लिए। वर्तमान में नाटो इसका उदाहरण है। वार्सा पैक्ट था जो कि समाप्त हो चुका है। छोटे छोटे देश मिलकर एक नॉर्मल ऐसे भी इकोनॉमिकली के रूप में अन्य उसमें भी बनाते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उससे मदद मांगते हैं, ठीक है। तो गठबंधन बनाना उसमें शामिल है। इसमें हमने आंतरिक और बाहरी सुरक्षा में बताया था, तो आंतरिक बाहरी हम बता चुके हैं। और आंतरिक सुरक्षा यही है कि अपने देश के अंदर अलग राष्ट्र बनाने की मांग होती रहती है, अलगाववादियों के द्वारा समय समय पर अलगाववादी आंदोलन होते रहते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल सा है, इसको आप पढ़ के आप याद रख लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और हम बताएं आपको कि देखिए और क्या तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जो पारंपरिक जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो निशस्त्रीकरण, ठीक है। ऐसे शस्त्र बनाने पर रोक लगाना, ठीक है, रोक लगाया गया है कुछ, जैसे कि बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था 1972 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर अधिकतर देशों ने, अधिकतर क्या सभी देशों ने साइन किया हुआ कि हम ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक। CWC यानी केमिकल वेपन कन्वेंशन
1992 में हुआ था। ठीक, भारत भी इसमें हस्ताक्षर करता है कि हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं बनाएंगे, चाहे बायोलॉजिकल वेपन या फिर केमिकल वेपन, ताकि मानवता को सुरक्षा मिलती रहे। इसमें देखिए, इसमें अभी रोक तो लगा ही रखा है, लेकिन कोई कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था या कोई भी जाकर हर देश में घूम घूम कर चेक तो करने वाला नहीं है। क्लियर है। हाल ही में जो कोरोना फैला था, तो कहीं ना कहीं यह आशंका जताई गई, या पता नहीं भगवान जाने कितना सही कितना झूठ, कि चाइना वो बायोलॉजिकल वेपन ही बना रहा था, जो बाद में कुछ कारणों की वजह से वो लीक हो गया, या फिर मतलब उनसे नहीं संभल पाया, तो बाद में कोरोना का रूप ले लिया। तो चांसेस हैं कि देश ऐसे बायोलॉजिकल वेपन बनाते रहते हैं, कि मतलब फोड़ दिया कहीं पे, अगर वेपन मतलब उसका यूज हो गया, तो वहां की पूरी आबादी बिना खून बहाए बिना कुछ किए ही अपने आप सोए फिर उठे ही नहीं, ऐसा कुछ। ठीक है। अस्त्र नियंत्रण की बात की जाए, तो अगर देखिए, अस्त्र नियंत्रण के लिए कई सारी संधियां, कई सारे ट्रीटीज हुए हैं, जिसमें है एंटी बिलास्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में हुआ था। ठीक, साल्ट हुआ है, साल्ट 2 इसको लागू नहीं किया गया, लागू ही नहीं हुआ है। साल्ट 1 कह सकते हैं कि जो वो हुआ था रसिया और आपके उस वक्त की यूएसएसआर और अमेरिका के बीच हुआ था। स्टार्ट भी है। ठीक है, एनपीटी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि, ये 1968 में हुआ था। ये क्या है, तो ये है कि 1968 तक जितने देशों ने परमाणु बम बना लिए हैं, उन्हीं को परमाणु बम की, या कहें कि परमाणु रखने की स्वीकृति होगी, उसके बाद किसी को नहीं होगी। तो हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर में आपको बताया था P5 कंट्रीज के बारे में। वही P5 कंट्रीज जो वीटो का पावर भी रखते हैं, जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य भी हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, रसिया है, चाइना है और फ्रांस है। यही 5 है। इन्हीं को जो है कि P5 देश कहा जाता है, और इन्हीं के पास इससे पहले 1968 से पहले आपका परमाणु बम था, और इन्हीं के लिए विशेष रूप से मनाया गया है। अधिकतर देशों ने साइन किया, भारत ने इस पर ना ही साइन किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। क्लियर है। चलिए, अगर बात की जाए, हाँ, विश्वास बहाली की हम बात कर रहे थे। विश्वास बहाली में वही हमने बताया कि सैन्य टकराव वाले देश आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करें, कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, ये गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि हम आप पर आक्रमण करने वाले हैं। चाहे मतलब विश्वास क्रिएट कैसे होगा, जब आप किसी को अपने बारे में बताएंगे, वो आपके अपने बारे में बताएगा, लेकिन सही जानकारी देगा तब। नहीं तो फिर शीत युद्ध के दौरान ऐसा ही हुआ था कि दोनों देश सोवियत संघ अमेरिका के पास गए, वहां के मिलने, वहां के राष्ट्रपति गए वहां मिलने, और अमेरिका यहाँ जासूसी करवा रहा था, उसका जो है विमान पकड़ा गया, U-2 विमान जो था सोवियत संघ में पकड़ा गया, तो विश्वास टूट गया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बात की जाए सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा की, तो इसके बारे में हमने बताया, ये राज्य पर नहीं बल्कि मानवता और वैश्विक जो है उस पर खतरा है, उसको संभालता है। देखिए क्या क्या है, मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा बात की जाए, तो इसमें हमने बताया क्या क्या हो सकता है। महामारी हो सकता है, ठीक है, आपदा वगैरह हो सकता है, ठीक है, अकाल वगैरह हो सकता है, ठीक, आतंकवाद भी अगर हम देखें तो इसमें आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस अभाव में, अभाव देखिए, इसमें अभाव से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम वांट, और भय से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम फियर, पर जोर दिया जाता है। ठीक है, मानवता के इस वाले टॉपिक में भय से मुक्ति, अभाव और अभाव से मुक्ति पर स्पेशली जोर दिया जाता है। और विश्व की सुरक्षा की बात करें, तो अगर हमने इसको बांटा है मानवता और विश्व सुरक्षा में, तब ठीक है। अगर सिंपल हम अपारंपरिक धारणा में गए, तो हमने आतंकवाद बताया कि इसमें बेशक दोनों के पॉइंट उसमें लिखे जा सकता है। ठीक है, आतंकवाद आ सकता है, महामारी आ सकती है, ये महामारी है। ठीक है, ठीक, ताप वृद्धि, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, नॉट ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ठीक है, देखिए, और बात करें 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी, ये हाल की ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, इस हाल की ही ये धारणा उभरी हुई है। ठीक है, चलिए, नए खतरों के स्रोत के बारे में बात करें, हम आपसे कह रहे थे कि नए खतरे, तो देखिए, आतंकवाद हमने कहा ही था, वैश्विक निर्धनता हमने आपसे कहा ही था, ठीक है, मानवाधिकार हमने बताया ही, और महामारी वगैरह हमने बताया ही। आतंकवाद के बारे में कुछ नया नहीं है बताने के लिए, आप भी जानते हैं, चाहे 9/11 की घटना हो जो अमेरिका में हुई थी, ट्विन टावर पर हमला हुआ था, वहां के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला हुआ था। ठीक है, चाहे भारत की बात की जाए 26/11 की, जो कि भारत में बंबई में जो अटैक हुआ था, चाहे अगर हम बात करें कि आप हमारे संसद भवन पर आक्रमण, जो अटैक करने की प्रयास किया था आतंकवादियों ने, तो ये चाहे अन्य देशों में भी ये लोग करते रहते हैं आतंकवाद, तो आतंकवाद आपके लिए कुछ नया नहीं है। ये देखिए, इसमें कुछ पढ़ने की, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते हैं, पढ़ना चाहें तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, विशेष कुछ नहीं है। ठीक, मानवाधिकार, आपको भी पता है कि मानवाधिकार को 3 कोटियों में रखा गया: राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार,
उपनिवेशकृत जनता और जातीय मूलवासी अधिकार, ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, मूलवासी अधिकार, इनके लिए भी ये कुछ बात करते हैं। राजनीतिक अधिकार की आप वोट दीजिए, आप किसी भी पार्टी से लड़ सकते हैं, ये सब आपके अधिकार हैं। आर्थिक और सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार में अवसर की समानता है कि आपके पास अवसर की समानता है कि आप अपने उस लायक लीजिए, आप कमा कर अपने अकाउंट में रखिए बैलेंस, कोई टेंशन नहीं है। सामाजिक अधिकार की आपके साथ भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो, ये सामाजिक अधिकार हो गए। और मूलवासी अधिकार अल्पसंख्यकों के नाम पर जो आपके अधिकार प्राप्त हैं वो आपको मानवाधिकार में आते हैं। भारत में मानवाधिकार, भारत के संविधान में मानवाधिकार का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मानवाधिकारों को समाहित किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, उसके लिए अगर आप जानना है और अगर आप 12th के बोर्ड से ऊपर क्लास कर रहे हैं तो आप, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ा रहा हूं अपने ही चैनल पर, आप उन वीडियोस को देखते रहिए। मैं मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं। वैश्विक निर्धनता के बारे में बात की जाए तो देखिए, जनसंख्या ज्यादा है तो भैया, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो गरीबी ज्यादा रहेगी। जनसंख्या अधिक वृद्धि के कारण गरीब देशों में अधिक गरीबी, जनसंख्या कमी के कारण वह जो धनी देशों में धनी की ज्यादा धनी बन रहा है, ठीक है। आप देखते हैं कि वो देश ज्यादा धनी है, ये स्विट्जरलैंड, वो देश घूमने उमने जाते हैं, उनकी जनसंख्या कितनी होती है उतना तो हम लोग यहाँ ट्रेन में मेट्रो में घूमते रहते हैं लोग, ठीक है। जितनी उन लोग की जनसंख्या होती है, एक घर यहाँ है तो एक घर यहाँ हो रहा होता है ना, तो और डेवलपमेंट उनका ज्यादा है, तो यही है वैश्विक निर्धनता। क्या है ये, किस 3 तरह के प्रवास होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है अप्रवासी, ठीक है, जो अपनी मर्जी से देश छोड़कर चले जाते हैं और दूसरा देश में चले जाते हैं, वहीं पर उनका नागरिकता वगैरह ले लेते हैं, वहीं रहते हैं, चाहे जिस मर्जी से, जिस कारण से गया हो। शरणार्थी भी होते हैं जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक उत्पीड़न के कारण देश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। किसी देश में युद्ध हो गया हो, जैसे यूक्रेन में चल रहा है, तो यूक्रेन के देश, चाहे अफगानिस्तान में हुआ था, वहां पर आपके तालिबानियों ने की शासन है, तो अफगानिस्तान के लोगों ने देश छोड़कर भागना शुरू कर दिया, तो वो युद्ध की कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। युद्ध यूक्रेन वाला आ सकता है। प्राकृतिक आपदा जापान में आया, जापान में इतना दिक्कत हो जाए अगर लोग वहां रहने को मजबूर हो जाए, रहने को मजबूर ना हो मतलब भागने को मजबूर हो जाए, तो देश छोड़कर भाग जाएंगे। प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई, कोरोना फैला तो हम लोग भी छोड़ छोड़कर अपने गांव की तरफ भाग गए थे, है ना। राजनीतिक उत्पीड़न की बात की जाए तो राजनीतिक उत्पीड़न कोई देश में, अगर जैसे मालदीव है, मालदीव में भी जो सरकार हुई है, करंट की घटना है जो आप देख रहे हैं हाल में चल रहा है लक्षद्वीप को लेकर, तो ऐसा कुछ घटना घटित होता है जिसकी वजह से वहां दिक्कत होती है, वहां के लोग परेशान होते हैं, तो छोड़ के अपना देश किसी और देश में चले जाएंगे। म्यांमार में हुआ ही था, आपने देखा है, ठीक। आंतरिक रूप से विस्थापित जन या राजनीतिक उत्पीड़न में अफगानिस्तान का भी ये आप डाल सकते हैं, क्लियर है, अफगानिस्तान का यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर सरकार, सत्ता परिवर्तन हुआ, तालिबान आई और उसने जो है ये काम किया है। युद्ध प्राकृतिक उदाहरण से आप यूक्रेन का डाल सकते हैं, ठीक है। और आपदा वगैरह में तो किसी का मत डालिएगा, बस इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आंतरिक रूप से विस्थापित जन, ये वे लोग हैं जो घर बार छोड़ चुके हैं परंतु राष्ट्रीय सीमा के भीतर ही रहते हैं। यहाँ पर आप कोरोना का डाल सकते हैं कि कोरोना आया तो काफी लोगों ने जो बाहर जाकर शहरों में कमा रहे थे वो वापस भागकर कहाँ आए, गांव की तरफ आए, गांव की तरफ आए। ये जो है क्या, किस में आएगा, आंतरिक रूप से विस्थापित जन, ठीक है, कोरोना की वजह से भागे। महामारियां के बारे में हम बता चुके हैं, नई नई महामारी हमेशा फैलती रहती है, चाहे एबोला हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो, चाहे कोरोना हो, चाहे हेंटा वायरस हो, चाहे कोई भी हो, जिसकी वजह से जो है महामारियां फैलती रहती हैं और वेरिएंट्स उसके आते रहते हैं, तो ये महामारियों की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद से बात की जाए सहयोग मूलक, तो ये हम भी आपको बताए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा आपस में सहयोग बनाया जाए, समाज, स्वयंसेवी संगठन, व्यवसायिक संगठन, ठीक है, महत्वपूर्ण व्यक्ति भी समाज सुरक्षा में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी अंतिम उपाय के रूप में बल प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। ये सहयोग मूलक सुरक्षा के मतलब कि आपस लोग, वही जो हम विश्वास वाली बात करते हैं, आपस में मिलकर विश्वास बनाइए और उसके साथ सहयोग के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वो आपके सहयोग करेगा सबके साथ। स्वयंसेवी संगठन है, जैसे कि इसमें आपका हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ा था, मानवाधिकार की आवाज उठाने वाले कई संगठनों के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, उसका भी हम यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, ठीक है। व्यावसायिक संगठन है, WTO वगैरह हो गया, है ना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आप लिख सकते हैं, UN का नाम लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, भारत सुरक्षा की रणनीतियां, सैन्य क्षमता को मजबूत करना, भारत क्या कर सकता है, सैन्य क्षमता को मजबूत करेगा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वो करता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप जानते हैं, ठीक है। अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं को निपटना, अर्थव्यवस्था को विकसित करना, आपको भी पता है सारी चीजें हो रही हैं, इसमें कुछ ना बताने लायक है ना समझाने लायक है, ठीक है। परमाणु प्रसार संधि के बारे में हमने बता दिया कि जिन देशों ने 1968 के से पहले, यानी 1967 से पहले जो परमाणु हथियार बना लिए थे, P5 कंट्रीज के मैंने बारे में बता दिया है, उन्हीं की जो है वो मान लिया गया, क्लियर है।
तो यह छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आशा है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, अपनी क्लास कर रहे हैं। ये क्लास करने के बाद अपने बुक से रिवाइज कर रहे होंगे। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसके अलावा आपको पता है कि चैनल पर लक्ष्मीकांत चलाई जा रही है। उसके अलावा साथ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सरस्वती मैम के द्वारा टीजीटी पीजीटी के लिए शुरू किया जा चुका है। आने वाले समय में अन्य भी कुछ क्लासेस टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखकर चलाई जाएंगी। नीलाक्षी मैम के द्वारा लक्ष्मीकांत से संबंधित एमसीक्यू और जीएस वगैरह कराया ही जाता है। हमारे चैनल पर आरओ हिंदी का भी क्लास चल रही है, आप लोग उनको देखिए और मन लगाकर पढ़िए। फिर बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अपने नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।